हेलो एवरीवन, बोर्ड बा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं संतोष कुमार और आज हम देखने वाले हैं अपने 12th क्लास के बायोलॉजी के जनन चैप्टर यानी रिप्रोडक्शन जो चैप्टर हमारा चल रहा था। आज हमारा टॉपिक है जनन के प्रकार, यानी कि आज हम देखेंगे कि आखिर जनन कितने प्रकार के होते हैं और ये जनन किन किन जीवों में अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं और इसका वैल्यू क्या होता है। इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से। और बेसिकली ये जो टॉपिक है ये हमारा जो है पार्ट 4 है। इसके पहले हम लोग पार्ट 3 कवर कर चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि आखिर जनन क्या होता है और इसकी बहुत सारे वैल्यू वगैरह देखे हुए हैं कि आखिर जनन क्यों जरूरी होता है। तो मेक श्योर आप जाके पिछले वाला वीडियो कवर कीजिए और आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है कि जनन की परिभाषा क्या होती है। आखिर हम जनन को परिभाषित किस प्रकार से करेंगे कि जनन क्या होता है। तो देखिए बेसिकली जनन क्या होता है। जनन एक प्रक्रिया होती है, यह एक जीव विज्ञान की यह एक जैव प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि जनन एक जैव वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे जीव यानी कि संतति को जन्म देता है। ऑब्वियसली इसमें क्या होता है, एक जीव क्या करता है, अपने ही जैसे किसी अन्य जीव को, एक छोटे जीव को जन्म देता है। ठीक है, संतति का जन्म, वृद्धि, परिपक्वता और फिर नई संतति को जन्म देने की यह चक्र चलता रहता है। यानी कि क्या होता है ना कि वो जो संतति होता है, अब वो जब उसका जन्म होगा ऑब्वियसली फिर उसका विकास होगा, वो बड़ा होगा, वो एक दिन विकसित हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा और वो भी एक दिन जन्म देने लायक हो जाएगा और फिर से वो भी एक नए प्रकार के जीव को जन्म देगा। और ये प्रोसेस चलता रहेगा जिससे कि वो जीव की जो निरंतरता होगी, जीव की जो कंटिन्यूटी होगी वो बनी रहेगी और उस जीव के जितने भी प्रजाति होंगे वो फ्यूचर में भी बने रहेंगे। ओके, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है जिससे प्रजातियों में पीढ़ियों की निरंतरता बनी रहती है। वही मैंने कहा हुआ है कि हम लोगों ने जनन के वैल्यू में भी देखा हुआ था, जनन के महत्व में भी देखा हुआ था कि ये जनन का एक बहुत ही अच्छा पार्ट है कि इससे क्या होता है ना, जो भी प्रजातियां होती हैं वो विलुप्त नहीं होती है, वो हरदम बनी रहती है। ओके, कल को यदि वो जीव जो अभी जीव हो यदि मर भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी संतति लोग हैं, वो लोग उसकी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। ओके, चलिए आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो आज का हमारा जो अगला टॉपिक रहने वाला है वो है अनुवांशिकता और विविधता, यानी कि जनन में अनुवांशिकता और विविधता का क्या वैल्यू है। तो देखिए अनुवांशिकता, जनन के हम लोग तो जानते हैं कि अनुवांशिकता विदाउट जनन के आगे नहीं जा सकती है। ओके, और इसी के कारण जब अनुवांशिक गुण जाएगा तो कुछ सेम भी गुण जाएंगे और कुछ जब वो नए जीव का निर्माण हो रहा होगा तो कुछ उसमें नए गुण भी जाएंगे। हम लोगों ने ये पिछले वीडियो में देखा हुआ था कि किस प्रकार से वो डीएनए में थोड़ी सी चेंजेस आने के कारण वो सारी चीजें नए गुण उसमें ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुवांशिकता भी होगा यानी कि सेम गुण लगभग उसके माता पिता के गुण नए जीव में जाएंगे और साथ ही कुछ नए गुण भी उस जीव में आएंगे, जिसके कारण क्या होगा, वो अपनी पिछली पीढ़ियों से थोड़ा सा डिफरेंट होते जाएंगे और एक टाइम के बाद में वो एक नए जीव का, एक नए विकसित जीव का निर्माण कर लेंगे। ओके, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनन के दौरान अनुवांशिक विविधता सृजित या वंशागत होती है, यानी कि जो भी अनुवांशिक विविधता होती है, जो भी थोड़ी से नए गुण आए रहते हैं वो कहीं ना कहीं उसके पिछले जो पीढ़ी होती है उन्हीं से आए रहते हैं। ठीक है, जिससे प्रजातियों में विविधता और अनुकूलन की क्षमता बनी रहती है और इससे क्या होता है, जनन के थ्रू ही क्या होता है कि नए जीवों का निर्माण होते रहता है और यदि उन लोगों की प्रजाति है तो प्रजाति भी बनी रहती है और इस प्रकार से विकसित नए जीवों, विकसित जीवों का निर्माण होता रहता है। यहाँ पर यदि आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आपको पता होगा, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि जो चिंपैंजी होते हैं वो हमारे पूर्वज है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा विकास किन से हुआ है, बंदर जिन्हें चिंपैंजी एक प्रकार के होते हैं तो उनसे हुआ। ओके, तो कहीं ना कहीं जो चिंपैंजी होंगे उन्हीं के आगे जन्म, उन्हीं लोगों ने आगे जन्म लेते 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 उनकी पीढ़ी बढ़ते आज हम लोग इंसानों का जन्म हुआ है, जो कि हम लोग उनसे कहीं ना कहीं विकसित हैं। तो अगर सोच कर देखिए, अगर जनन नहीं रहा था तो चिंपैंजी से इंसान का निर्माण नहीं होता। ओके, तो कहीं ना कहीं जनन का बहुत ही ज्यादा रोल होता है नए जीवों के निर्माण में।
ओके, चलिए इसमें आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। इसमें विविधता के बारे में लिखा हुआ है, जो नई नई प्रकार के जीव, अलग अलग टाइप के इतने सारे जीव जो बन चुके हैं उनके बारे में। ओके, प्रजातियों में विविधता जीवों को भिन्न विभिन्न वातावरणों में अनुकूलित होने में मदद करती है। यानी कि जो भी प्रजातियों में विभिन्नता है, जैसे कि ऑब्वियसली यहाँ पर जो मानव पाए जाते हैं, जैसे इंडिया में जो भी मानव पाया जा रहा है या फिर अमेरिका में जो भी मानव पाया जा रहा है, तो वहाँ के मानव अलग हैं और यहाँ के मानव अलग है, क्योंकि उन लोगों को आदत है ठंडे प्रदेशों में रहने का, और हम लोगों को नॉर्मल टेम्परेचर, हम लोग थोड़ा सा सर्दी और थोड़ा सा गर्मी झेल सकते हैं। अचानक से हम लोगों को वहां पे सरवाइव, बहुत ज्यादा ठंडे जगहों पे सरवाइव करने के लिए कहा जाए तो शायद वहां पे हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, या फिर जो लोग ठंडे प्रदेशों में रहते हैं उनको अचानक से गर्म वाले प्रदेशों में लाया जाए तो उनका भी तबीयत खराब हो जाएगा, वो भी जल्दी से सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो उससे बचाने के लिए यहाँ पे जो भी नए नए प्रकार के जीवों का निर्माण होता है जनन की प्रक्रिया द्वारा, उन लोगों में सभी जगहों का लगभग एक नया गुण रहता है जो कि कुछ हद तक विपरीत कंडीशन को झेल सकते हैं। ओके, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा था कि पहले के जमाने के, अभी जितना भी गर्मी चल रही है, अभी जितना गर्मी लग रही है, अगर पहले के जमाने के लोगों को इस गर्मी में रखा जाए तो शायद उनका तबीयत खराब हो जाएगा या फिर वो इस कंडीशन को सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस गर्मी को झेल रहे हैं ना, हम कहीं ना कहीं सरवाइव कर पा रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम उन लोगों से थोड़े से बेटर हैं। ओके, तो जनन ही ये एक विशेषता है जिसके कारण ये चीज होते रहता है, और कहीं ना कहीं हमसे जो आने वाली पीढ़ी होगी वो हम लोगों से भी ज्यादा डेवलप होगी, हम लोगों से ज्यादा विकसित होगी। समझ में आ रहा है? चलिए आते हैं अगला टॉपिक जो है अनुकूलन। ओके, अनुकूलन जीवों को बदलते वातावरण में जीवित रहने में मदद करती है। और अनुकूलन क्या होता है? जनन के ही कारण जीवों में अनुकूलन की जो मात्रा होती है वो बढ़ती जाती है, विकसित होती जाती है, जिससे कि यदि अचानक से वातावरण बदल भी जाता है तो वो अपने आप को उस परिवेश में ढाल लेती है। जैसे कि हम लोग का क्या होता है, सर्दी होता है तो हम लोग सर्दी में भी मानते हैं थोड़ा सा ठंडी लगता है, लेकिन वैसे हम लोग उसमें अपने आप को बचा लेते हैं, और फिर अचानक से जब गर्मी आ जाता है उस कंडीशन में भी हमारा शरीर उस गर्मी को झेल लेता है। क्यों? क्योंकि वो उस टाइप से बना हुआ है। अगर पहले के जमाने के लोगों के साथ अगर अचानक से ऐसे होता कि एकदम हाई टेम्परेचर पीक पे पहुंच गया, एकदम लो टेम्परेचर पीक पे चला गया, नीचे चला गया, एकदम बहुत ही ज्यादा ठंडी पड़ने लगा, तो शायद वो सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि उनका शरीर हमारे इतना विकसित नहीं था। और ये जो हम लोगों को विकसित शरीर मिला हुआ है वो किसके कारण मिला हुआ है? तो वो कहीं ना कहीं जनन के कारण मिला हुआ है। ओके, आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए, और नेक्स्ट पॉइंट जो कि हम लोग पहले ही जान चुके थे कि अनुवांशिकता, जो कि अनुवांशिक गुण ये तो जाता ही है कि एक जीव से अनुवांशिक गुण दूसरे जीव में चला जाता है। ठीक है, अनुवांशिकता माता पिता से संतति तक लक्षणों का संचरण है, जिसके बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि ये क्या होता है, कोई भी गुण माता पिता से अगली पीढ़ी में क्या होता है, चला जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले पॉइंट पे। हमारा अगला पॉइंट है विविधता और जनन विधियां। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि इतने प्रकार के अलग अलग टाइप के जीव पाए जाते हैं हमारे आसपास में, तो जितने भी अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं उन सभी में जीवन की जो प्रक्रिया, जो जनन की प्रक्रिया होगी वो सेम नहीं होगी। ओके, सभी लोगों का लाइफ स्टाइल अलग अलग है, और सभी जीवों के जो जनन करने का तरीका है वो भी अलग अलग है। ओके, तो इस प्रकार से जो विभिन्नता है, जो हम लोगों का विविधता पाया गया है, उसके कारण जनन विधियां भी क्या है, अलग अलग। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है जीवों में व्यापक विविधता के कारण हर जीव ने अपनी संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी विशिष्ट विधि विकसित की है। यानी कि इतने टाइप के जीव है, इतने विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव है, तो उन सभी जीवों ने अपने अनुसार, अपनी सिचुएशन के अनुसार अलग अलग टाइप से संतति को उत्पन्न करने के लिए अलग अलग विधियां तैयार की। ठीक है, और उसी प्रोसेस के थ्रू, उसी अलग अलग प्रोसेस के थ्रू वो क्या करते हैं, अलग अलग विधियों के थ्रू वो अपने जनन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। ओके, जनन विधियां वास स्थान, आंतरिक शरीर क्रिया विज्ञान और अन्य कारकों पर निर्भर करती है। और वो जो जनन होता है वो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे कि वो किस प्रकार के वास स्थान में रहते हैं। ऑब्वियसली जो जल पे जो जीव जल में रहते होंगे, जैसे मछली, तो वो अलग टाइप से अपना जनन की प्रक्रिया करती होगी। जो स्थल पे रहते होंगे वो अलग टाइप से प्रक्रिया करती होगी, या जनन करने की प्रक्रिया अलग होगी। और जो ऑब्वियसली जो हवा में उड़ते होंगे उन लोगों के जनन करने की प्रक्रिया अलग अलग होगी, जिसके बारे में हम लोग को आगे तो देखना ही है। फिलहाल इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा कि सभी जीवों का जो जनन की प्रक्रिया वो अलग अलग।
क्यों? क्योंकि जीव भी अलग अलग है तो उनकी प्रक्रियाएं भी अलग अलग है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं डिपेंड करती है कि वो कहाँ पे रहते हैं, उनका जो आंतरिक शारीरिक क्रिया है यानी कि उनके अंदर शारीरिक जो प्रोसेस है वो किस तरह से चल रहा है। सभी जीवों का प्रोसेस अलग अलग है तो जनन का भी प्रोसेस अलग अलग होता है और अन्य भी बहुत सारे कारक निर्भर करते हैं। तो इन तीनों चीजों को देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले वास स्थान, तो जल में रहने वाले जीवों में जनन की विधि स्थलीय जीवों से भिन्न होती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया। शारीरिक क्रिया विज्ञान में क्या आ सकता है, तो आंतरिक शरीर क्रिया विज्ञान जैसे कि प्रजनन अंगों की संरचना जनन विधि को प्रभावित करती है। ओके, यानी कि किसी भी जीव का शरीर किस प्रकार से बना हुआ है ये मेजर एक है कि वो किस प्रकार से जनन करेगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है ना कि शरीर किस प्रकार से बना हुआ है, जैसा उसका शरीर होगा उस प्रकार का वो अपना प्रजनन करेगा, ठीक है। अन्य भी बहुत सारे कारक डिपेंड करते हैं, जैसे कि तापमान क्या है। अलग अलग जो जीव होते हैं अपने एक अलग अलग तापमान में ही प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं, तभी उनकी प्रजनन की जो प्रक्रिया है वो सफल हो पाती है। ओके, और प्रकाश, उन लोगों को प्रकाश मिल रहा है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया वगैरह हैं, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो कि प्रकाश में ही अपना प्रकाश के द्वारा ही अपनी प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। और भोजन की उपलब्धता, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं कि उनके पास इतना सेंस होता है कि भाई मेरे पास अभी खाना खाने के लिए है ही नहीं, तो यदि मेरे बच्चे का जन्म होगा या फिर जो भी उनके जीव होंगे उनका जन्म होगा तो उन लोगों का भरण पोषण कैसे करेंगे। तो वो वैसे कंडीशन में जनन की प्रक्रिया को नहीं पूरा करते हैं जिसमें उनको खाने की दिक्कत हो। ओके, वो वैसे टाइम में अपने जनन की प्रक्रिया को करते हैं जिस टाइम में उन लोगों को ये सारी दिक्कतें ना हो रही हो, ठीक है। उपलब्धता भी जनन विधियों को प्रभावित कर सकती है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनन के प्रकार, कि जनन के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए मेनली यहाँ पर क्या किया जाता है, जनन को दो प्रकारों में बांटा जाता है। ओके, एक होता है हमारा लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन मीन्स कि वैसे जीव जिनमें दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं। ओके, यानी कि एक नर और यदि मादा की युग्मकों का संलयन होता है और उससे यदि जीव का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। इसमें युग्मक का निर्माण होना जरूरी है, युग्मकों का निर्माण जो होना जरूरी है और उन लोगों का संलयन भी होना जरूरी, ठीक है। दूसरा जो होता है वो हमारा होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है, इसमें मैटर नहीं करता है कि जीवों में जो युग्मक है, नर युग्मक है या मादा युग्मक है, उसका निर्माण हो रहा है या नहीं, हो रहा हो नहीं हो रहा हो कोई लेना देना नहीं है, बट इनका योगदान नहीं होता, ठीक है। ये बिना युग्मकों के योगदान के ही अपनी जो जनन की प्रक्रिया है वो पूरी कर लेती, ठीक है। इनमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के होने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जनन के दो मुख्य प्रकार हैं, एक है हमारा अलैंगिक जनन और दूसरा है हमारा लैंगिक जनन। अब देखते हैं कि हमारा अलैंगिक जनन क्या होता है। तो अलैंगिक जनन में लिखा हुआ है कि एकल जनक द्वारा संतति की उत्पत्ति होती है। इसमें क्या होता है, केवल एकल जनन यानी कि केवल एक जीव के द्वारा ही हमारे जो जीव होते हैं उनकी उत्पत्ति, नए वो अपने जनन की प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। जिसमें जीव में युग्मक निर्माण हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। ओके, इसमें जीव में युग्मक निर्माण हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें अपोजिट जेंडर की, यानी कि एक जेंडर, अभी मैंने कहा ना कि लैंगिक जनन में दोनों जेंडर की, मेल और फीमेल की आवश्यकता पड़ती है, तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि दोनों जेंडर होगा, कोई भी एक जेंडर होगा, मेल या फीमेल, वो अपना जो जनन की प्रक्रिया उसको पूर्ण कर लेगा, ठीक है। वहीं आवश्यकता नहीं होती है और संतति का निर्माण सीधे जनक से होता है और डायरेक्टली एक ही जनक जो भी होते हैं वो अपने संतति का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। आगे इस प्रोसेस को आने वाले टॉपिक में हम देखेंगे कि ये सारी प्रक्रियाएं किस प्रकार से होती है, एक एक करके सारी चीजों को देखना है, बस आप कंटिन्यू रहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। लैंगिक जनन हमारा क्या होता है, तो इसमें दो जनक जो कि विपरीत लिंग वाले होते हैं वो भाग लेते हैं और नर तथा मादा युग्मकों, जिन्हें हम गैमेट्स कहते हैं, के युग्मन के द्वारा संतति उत्पन्न होती है, ठीक है। युग्मन का अर्थ होता है कि जो भी नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं
जो भी आपका नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं, जब उन दोनों का मेल होता है तो उससे जो निर्माण होता है उसमें हम उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ये कहते हैं युग्मन कहते हैं या फिर युग्मनज कहते हैं। ठीक है, यह विधि अनुवांशिक विविधता के निर्माण में सहायता होती है। और यहाँ पर एक बोनस पॉइंट ये है कि यह जो हमारी विधि होती है वो अनुवांशिक विविधता का निर्माण करती है और लैंगिक जनन में कोई भी अनुवांशिक जो गुण है, अनुवांशिक जो विविधता है वो दिखाई नहीं देता है। वो पूरी तरह से आप लोग इसमें पढ़ेंगे आगे कि यहाँ पर जो अलैंगिक जनन में होता है, जो मातृ जीव होते हैं और जो जनक जीव होते हैं वो दोनों सेम टू सेम होते हैं, उनके सभी गुण मैच करते हैं, कोई भी गुण डिफरेंट नहीं होता। यानी कि उसके जो भी ये जीव है जिससे नए जीव का निर्माण हुआ है, दोनों एकदम सेम होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा लैंगिक जनन होता है उसमें कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, वो सेम होते हैं, वो जीव जो मान लीजिए वो यदि जीव मानव है तो वो मानव ही होगा, बट उसका आकार, उसके रंग रूप, ये सारी चीजें चेंज हो सकते हैं। लेकिन अलैंगिक जनन में वो ऐसा नहीं होता है, वो सेम टू सेम। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। आज का जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है वो है हमारा अलैंगिक और लैंगिक जनन। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा और ब्रीफ देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी चीजों में होता है। तो जो हमारा साधारण जीव होते हैं, जितने भी साधारण प्रकार के जीव होते हैं, उनमें सामान्यतः क्या होता है, अलैंगिक विधि द्वारा ही जनन होता है। जैसे कि क्या हो सकता है, इसमें शैवाल हो सकता है, फंजाई हो सकता है। शैवाल और फंजाई उतने ज्यादा विकसित जीव नहीं है, इसीलिए इन लोगों में क्या पाया जाता है, अलैंगिक जनन ही पाया जाता है। ठीक है, प्रतिकूल परिस्थितियों में ये जीव लैंगिक जनन की ओर बढ़ते हैं। यानी कि अगर उन लोगों के अनुसार यदि वो कंडीशन मिल रहा होगा तो वो लोग अपने अनुसार पे वो लैंगिक जनन भी कर सकते हैं। यानी कि इनमें जनरली अलैंगिक जनन होता है, लेकिन प्रतिकूल अनुकूल स्थिति मिलने पर, प्रतिकूल स्थिति होने पर वो अलैंगिक जनन को छोड़कर लैंगिक जनन की प्रक्रिया द्वारा अपनी प्रजनन कर सकते हैं। ओके, जिससे इनकी जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। और चूंकि ये अपना अनुकूल परिस्थिति, यदि सिचुएशन सही होगा तो अलैंगिक जनन करेंगे। ओके, और यदि सिचुएशन सही नहीं रहा, प्रतिकूल परिस्थिति रहा, मैंने पिछले क्लास में बताया हुआ था आपको प्रतिकूल परिस्थिति क्या होता है। ठीक है, तो यदि प्रतिकूल परिस्थिति रहा तो उस कंडीशन में भी वो अपना लैंगिक जनन कर सकते हैं। यानी कि किसी ना किसी कंडीशन में ये अपना जनन कर लेंगे, वो कैसा भी कंडीशन, सही हो या गलत हो, अपना प्रजनन कर लेंगे। तो वैसे में इनकी संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि ये इनके प्रजनन किसी भी कंडीशन में स्टॉप नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, इनके जीवित रहने की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि इनका प्रजनन स्टॉप होने की संभावना बहुत कम होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलैंगिक जनन में क्या होता है। तो अलैंगिक जनन में साधारण जीवों में ये सामान्य विधि है, जितने भी साधारण जीव है ये एक जनरल विधि है। ठीक है, लेकिन जो लैंगिक जनन होता है प्रतिकूल परिस्थितियों में इनका उपयोग किया जाता है। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो कि लैंगिक जनन को प्रतिकूल कंडीशन में, जब उनके लिए सही कंडीशन नहीं रहता है, तब वो करते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने देख रखा है। ओके, चलिए आगे आते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो ये है उच्च श्रेणी के पादपों में जनन। यानी कि जितने भी, ये तो हम लोगों ने देखा कि वो उतने उच्च श्रेणी के नहीं थे, फंजाई हो गए, वो हो गए कवक वगैरह, वो उतने उच्च श्रेणी के पेड़ पौधे नहीं, उतने उच्च श्रेणी के हमारे जीव नहीं है। लेकिन अब यदि उच्च श्रेणी के जीवों में यदि हम पोषण ये जनन की बात करें तो वो कैसे होता है, तो उसको देख लेते हैं। तो उच्च श्रेणी के पादपों में दोनों विधियां, अलैंगिक यानी अलैंगिक जनन को हम लोग कायिक जनन भी कहते हैं, और लैंगिक, दोनों द्वारा जनन देखा जा सकता है। उच्च श्रेणियों के भी जितने भी जीव होते हैं जनरली पादपों में, इन दोनों पादपों में हम लोग जनरली देख सकते हैं कि ये दोनों गुण पाए जाते हैं, लैंगिक जनन के भी गुण पाए जाते हैं, अलैंगिक जनन के भी गुण पाए जाते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है जो अलैंगिक जनन होता है उसे हम लोग कायिक प्रजनन कहते हैं, और लैंगिक जनन में बीजों द्वारा प्रजनन होता है। ठीक है, कायिक प्रजनन यानी कि हम क्या करते हैं, उसी के एक हिस्से के जरिए हम लोग नए जीव का निर्माण करते हैं, उसे कायिक प्रजनन होता है। ठीक है, और लेकिन जो लैंगिक जनन होता है उसमें बीज का निर्माण होता है। ऐसा नहीं कि पेड़ को काट कर लगा देंगे, उसको हम लोग ये लैंगिक जनन करने लगेंगे, वो अलैंगिक जनन में आ जाएगा। लेकिन लैंगिक जनन होगा तो उसमें बीज का निर्माण। ओके, तो चलिए आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है, ये तो अभी तक हम लोगों ने लगभग पादपों में जनन के बारे में देखा कि इस प्रकार से पेड़ पौधों में जनन होता है। अब हम लोग देखेंगे जंतुओं में जनन के बारे में कि जंतु में जनन किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अधिकांश जंतुओं में जनन की केवल लैंगिक विधि पाई जाती है। मैक्सिमम जितने भी जंतु हैं, ओके, ये कीड़े मकोड़े या फिर जानवर जितने भी हो गए, मनुष्य वगैरह जितने भी हो गए, इन सभी में लगभग कौन सी विधि पाई जाती है जनन की, तो लैंगिक विधि ही
पाई जाती है। इनमें सबसे पहले क्या होता है, इनमें मादा यानी कि मादा युग्मक यानी अंडाणु का निर्माण होता है और नर युग्मक यानी कि शुक्राणु का निर्माण होता है। और जब ये दोनों मिलते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलते हैं, निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो उससे संतति का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, उसके बाद संतति का निर्माण होता है, जिन्हें हम नए जीव के रूप में देख सकते हैं। ओके, चलिए आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हमारा आज का अगला टॉपिक है जनन की प्रक्रिया, कि आखिर जनन में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ओके, हालांकि इन सभी स्टेप्स को हम लोगों को आगे बहुत ही ज्यादा एकदम डीपली पढ़ना है, लेकिन अभी थोड़ा सा ओवरव्यू करना है कि कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, आगे चलकर हम इनको बहुत ही अच्छे से विस्तार में पढ़ेंगे। ठीक है, लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक एक साथ मिलकर एक युग्मज बनाते हैं, तब युग्मज विकसित होता है और एक नया जीव बनाता है। यानी कि जो भी लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, लैंगिक जनन में क्या होता है, सबसे पहले नर और मादा युग्मक मिलते हैं, उससे एक नया युग्मनज बनता है। ठीक है, या फिर आप युग्मक कह सकते हैं, उसको युग्मनज कह सकते हैं। ओके, और वो क्या करता है, वही युग्मनज धीरे धीरे विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण कर लेता है, नए संतति का निर्माण कर लेता है। तो उसी प्रोसेस को यहाँ पे आपको दिखाया गया स्टेप बाय स्टेप, कि सबसे पहले युग्मक निर्माण होगा। युग्मक निर्माण में नर एवं मादा युग्मक दोनों होंगे। नर युग्मक आपका शुक्राणु होगा और मादा युग्मक आपका अंडाणु होगा, यदि मैं जीवों की बात करूँ तो, जंतुओं की बात करूं, मानवों की बात करूं तो। ठीक है, और उसके बाद यदि इन दोनों का निषेचन होगा, यानी कि नर और मादा युग्मक का संलयन होगा, नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे से संलयन करेंगे और उसका निषेचन होगा। ठीक है, उसके बाद भ्रूण का विकास होगा, जो नया युग्मनज बनेगा वो धीरे धीरे विकसित होकर पहले भ्रूण बनाएगा। ठीक है, और वही भ्रूण आगे चल के विकसित हो जाएगा नए जीव में, और उस नए जीव का जन्म होगा, यानी कि एक नए जीव का जन्म के रूप में हम लोग एक नए जीव को देखेंगे। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है, मतलब ब्रीफ प्रोसेस है, शॉर्ट प्रोसेस है कि किस प्रकार से किसी भी जीव में प्रजनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ओके, आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि आखिर जो हम लोग लैंगिक जनन के बारे में और लैंगिक जनन के बारे में पढ़े हैं, तो इसका वैल्यू क्या है। ओके, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो देखिए, अगर आपको किसी सेम टाइप के जीव की आवश्यकता है, जो कि अपने माता पिता यानी कि अपने जो भी अपने संतति जीव है उन्हीं की तरह दिखे, तो जिन जीवों में अलैंगिक जनन होता है, आप उसके थ्रू उसी टाइप के जीवों को प्राप्त कर सकते हैं जिसमें सेम टू सेम गुण। ओके, लेकिन यदि आपको किसी नए प्रकार के जीव चाहिए, और ऑब्वियसली सभी प्रकार के क्षेत्रों में हम लोग को विकास चाहिए, वो किसी भी प्रकार का फील्ड हो, तो अगर जीवों की भी नई उत्पत्ति हो, तो हम क्या चाहेंगे कि नए जीवों की उत्पत्ति हो, विकसित जीवों की उत्पत्ति हो। तो वो किसके थ्रू प्राप्त होगा, तो वो हमको लैंगिक जनन के ही थ्रू प्राप्त होगा। यानी कि आज जो मानव इतना विकसित हो चुका है, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जैसे 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 प्रजनन की प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी, आने वाले जीवों में जो भी नए मानव होंगे, वो अभी के मानव से और भी ज्यादा तीव्र बुद्धि के होंगे। समझ में आ रहा है। ओके, तो ये वैल्यू होता है हमारे अंदर जनन का। ठीक है, इससे नए नए प्रकार के जीवों की उत्पत्ति होती है, नए नए गुणों का आगे आने वाले जीवों में ट्रांसफर होते रहता है। ठीक है, इसमें देखिए वही चीज लिखा हुआ है कि जनन का महत्व क्या होता है। तो जनन जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक है, ये जीवन को कंटिन्यू बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यह प्रजातियों को जीवित रखने और विकसित होने में मदद करता है। ये सारी चीजें हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, तो जीवित रहने के लिए जनन प्रजातियों को जीवित रहने में मदद करता है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा कि विकास, यदि आपको विकसित जीव चाहिए, उन प्रजातियों को विकसित होने में ये मदद करता है। यदि आपको विकसित जीव चाहिए तो वो इसमें हेल्प करेगा जनन, और वो भी कौन सा जनन, लैंगिक जनन। विविधता, इसके कारण क्या होगा, यदि लैंगिक जनन नहीं होगा, लैंगिक जनन होगा, तो सभी जीव एक ही टाइप से दिखेंगे, तो भी दिक्कत है। और मान लीजिए सभी जीव एक ही टाइप से दिखते, तो मानव सिर्फ मानव ही रह जाता, या फिर चावल सिर्फ चावल ही रहता, या फिर गाय ही रह जाती। तो फिर गाय का देख रेख कौन करता। और यदि गाय से जो दूध का उत्पादन हो रहा है, फिर मानो यदि गाय ही नहीं रहती तो सिर्फ मानव ही मानव रहते, तो गाय दूध उत्पादन कैसे कर पाते, या फिर चावल को कैसे खा पाते। तो इसलिए विविधता भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये विविधता किसके कारण मिलता है, जनन के कारण मिलता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है जनन प्रजातियों में विविधता बनाए रखता है। ठीक है, तो आई होप आज का जितना भी पॉइंट है आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं कि इन सारे टॉपिक से हमारे बोर्ड के एग्जाम में कौन कौन से संभावित क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक नजर उसकी तरफ भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन सभी टॉपिक से जो आज हम लोग कवर किए हैं, उनसे 3 संभावित टॉपिक जो हैं वो आ सकते हैं। पहला क्या है, पहला क्वेश्चन आ सकता है कि जनन से आप क्या समझते हैं। ओके, इसके विभिन्न प्रभावों की व्याख्या करें। तो इसके आंसर में आप क्या लिख सकते हैं, तो इसके आंसर में जो सबसे शुरू में हम लोग देख चुके हैं
कि जनन की परिभाषा, तो आप जनन के बारे में लिख दीजिएगा। ओके, और जो हमारा क्वेश्चन था कि इसके क्या क्या ये होते हैं, प्रभाव होते हैं, तो आप इन सभी प्रभावों को आप उसमें नोट कर सकते हैं कि ये सारी चीजें होती हैं। विविधता उत्पन्न होती है जन्म के कारण, कौन कौन से कारक है, ये सारी चीजें लिख सकते हैं। ओके, चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जनन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों की व्याख्या करें। ठीक है, तो जनन से हम क्या समझते हैं, ये तो डिफिनेशन वाइज हम लोग लिख लेंगे, जो सबसे पहले हम लोग पढ़ देखे थे। अब इसके प्रकारों की व्याख्या करें तो हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि जनन के दो प्रकार होते हैं, एक हमारा लैंगिक जनन होता है और दूसरा हमारा अलैंगिक जनन होता है। तो आप इन सभी चीजों को जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन था उसमें नोट कर सकते हैं। ओके, ये सारी चीजें आप उसमें लिख सकते हैं। आइए अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन रहने वाला है वो ये है कि जंतु एवं पादपों में जनन प्रक्रियाओं को लिखें एवं इसके महत्व को समझाएं। तो आप इसमें ये सारी चीजें लिख सकते हैं कि जो उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं उनमें ये प्रकार के जनन पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारे प्रोसेस होते हैं, जो हम लोग ये सारी प्रोसेस देख चुके हैं। इन सारे प्रोसेस को आप लिख सकते हैं और लास्ट में आप उस जनन के महत्व को भी समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को तीनों क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आई होप आज का क्लास आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद।